सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर जो सन 2022 की परीक्षा में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, पेपर था वो 3 घंटे 15 मिनट का था और इसका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का था। ये जो पेपर आपका प्रश्न पत्र वो 3 भागों में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है भौतिक विज्ञान, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। तो इसमें दिया हुआ है पहला विकल्प, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 अनंत, ऑप्शन नंबर 3 अनंत पर बनेगा। अगला क्वेश्चन था इसमें, निम्न दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम है, यानी किनमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम उसी में होती है जिसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है, अधिक होता है। तो सबसे जो अधिक अपवर्तनांक है वो हीरे का होता है, उससे कम फिर इसका होता है, यानी सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है इन माध्यमों में वो हीरे का है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक बहुत अधिक है, तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें चाल क्या हो गया, क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। अगर हमसे पूछता है कारण क्या है, तो कारण इसका यह है कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें चाल न्यूनतम होगी और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें चाल अधिक होगी। अगला क्वेश्चन था गय वाला। गय में दिया हुआ है 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का हमें प्रतिरोध निकालना है। तो हम 5 ओम का प्रतिरोध है, इसे 5 ही जगह काटना है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1 ओम। अगर हम 1 को क्या करेंगे फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तब भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। तो 5 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में तोड़ने पर या काटने पर उसका जो प्रत्येक तार का जो टुकड़े का प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। तो इसका आंसर है 1 ओम। आगे क्वेश्चन दिया हुआ था, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। तो P बराबर W/T से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हुए हैं आपके वोल्ट, वाट, एम्पियर और ओम। तो वाट होता है वैद्युत शक्ति का मात्रक, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, एम्पियर होता है धारा का मात्रक और ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। उसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे का पहला दिया हुआ है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। वाहनों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाहनों में पीछे की साइड देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कहाँ रखें या कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 30 सेमी दूरी पर बने। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या क्या कहा गया क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लिखते हैं F से, तो F का मान है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस लिए हम माइनस में लेंगे। वस्तु को लेंस से कहाँ रखें, यानी कि U का मान हमें इसमें निकालना है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी दूरी पर बने। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेमी दूरी पर बनेगा, तो इसे ले लेंगे -20 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, एक लेंस है, और जब लेंस है तो हम लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र होता है लेंस का। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लगा देंगे। तो 1/-30 और v का मान है -20 और u का मान हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पट्टा आगे से ले आएंगे। तो 1/30 ये रहेगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 बराबर -1/u। दोनों का लेंस कितना आएगा, 60। अब 30 के बारे में 60 आएगा, वो आएगा आपका 2 बार, 30 दूनी 60। 20 के बारे में 60 आएगा, 3 और 3 की गुणा कर देंगे और -1/u हो जाएगा। यहाँ घटा के बचेगा 1/60 और -1/u। ये वाला माइनस हम उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/u बराबर
-1/60 और यहाँ पर जो u की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी -60 सेंटीमीटर। तो उस वस्तु को हमें लेंस से 60 सेमी दूरी पर रखना होगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति की आंख में है तो उसे निकट की वस्तु दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। इसका हम निवारण कैसे करेंगे, चश्मे में हम लगाते हैं उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरे का पहला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति का हमें क्या बनाना है, किरणारेख बनाने की हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनाने की 6 कंडीशन है। अब 6 में से हमें क्या करना है, हमें वो वाली कंडीशन लेनी जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता हो और वास्तविक बनता हो। इस क्वेश्चन में जो हम डायग्राम बना लेंगे वो इस तरह से बना लेंगे। हमने जो वस्तु रखी है वो रखी है C तथा F के बीच। C क्या है, वक्रता केंद्र, और F क्या है, मुख्य फोकस। अगर हम इन दोनों के बीच में वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर अनंत है और इधर क्या है C। तो अनंत और C के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, देखो वस्तु बहुत छोटी है और वस्तु से क्या है, बहुत बड़ा है। तो हमें इस तरह का डायग्राम बनाना था पेपर में। अगला क्वेश्चन था इसमें अथवा में, एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाना है और किरणारेख भी बनाना था इसका। और क्वेश्चन इन दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन करना था, तो मैंने यह वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। और आगे इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है उन्होंने कि L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 है तथा मोटाई 3 है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। इसका मान हमें निकालना था। इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसमें 2 तार दिए हुए हैं, तो हम लिख लेंगे पहले तार के लिए और फिर लिख लेंगे दूसरे तार के लिए। पहले तार के लिए तो लंबाई कितनी है तार की, लंबाई दी हुई है L, तो इसे लिख लेंगे हम L1 लिख लेंगे क्योंकि 2 लंबाई है। तो L1 का मान कितना है, L है। मोटाई है इसकी A और प्रतिरोध है इसका, प्रतिरोध को हम लिख लेंगे R1 से। तो कितना है इसका 10 ओम। अब हम क्या करेंगे, इस वाले तार के लिए हम विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लेंगे या सूत्र लगाएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो इंटू L/A। ये सूत्र होता है इसका L/A। अब L की जगह हम लिख लेंगे L1 और यहाँ A जैसे है वैसे लिख लेंगे, जैसे A1 लिख लेंगे, इसको हम मान लेंगे A1। अब R की जगह हम लिख लेंगे R1 क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 लगा देंगे। रो हम ऐसे लिख लेंगे, L1 की जगह लगा देंगे हम L और A1 की जगह लगा देंगे हम A। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान के हम यहीं रोक लेंगे। आगे यहाँ लिखेंगे फिर दूसरे तार के लिए। दूसरे तार के लिए क्या कहा हमसे, इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई कितनी है आपके L/3 है। तो लंबाई जो तार की है वो कितनी है L/3, तो इसे हम लिख लेंगे L2 से, L/3 है। और आगे जो इसकी मोटाई दी हुई है, मोटाई वो कितनी है आपकी 3A है। तो हमें इसका प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध हमने मान लिया कि हमें आपके R की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे R बराबर रो इंटू L2/A। अब R का मान हमें निकालना है, रो को ऐसे लिख लिया हमने। L2 का मान कितना है L/3, तो यहाँ लिख लेंगे L/3 और A की जगह लिख लेंगे हम 3A लिख लेंगे। अब रो इंटू ये हो जाएगा आपका L/3 या 9, ये बन जाएगा 9A। अब L/A को हमने ऐसे लिख लिया और जो 1/9 है उसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब रो इंटू L/A का जो मान है वो क्या है आपका 10 है समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ हम लिख लेंगे 10 और बटे में क्या लिखा हुआ 9 और यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से हमने लिया है। तो R की जो वैल्यू निकल कर आएगी
वो आएगी आपकी 10/9। इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर आया वो है आपका 10/9। और इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो आप ये वाला न्यूमेरिकल कर सकते हैं या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध की हमें गणना करनी है। इसमें जो फॉर्मूला सिद्ध करना था वो हमें सूत्र इसमें सिद्ध करना था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस वाले फॉर्मूले को हमें सूत्र चित्र की सहायता से सिद्ध करके दिखाना था, क्योंकि इसमें क्या है 3 प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इससे केवल एक ही क्वेश्चन करना था, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं और या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, वो 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि लिखनी है। तो यहाँ पर देखो वैद्युत जनित्र का नाम आया है, तो वैद्युत जनित्र बोलते हैं जनरेटर को। अब जनरेटर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, AC डायनामो और DC वाला। तो इस क्वेश्चन में आप या तो AC वाला कर सकते हैं या फिर आपको DC वाला करना एक ही था। अगर ये कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का करो तो हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का करते हैं, अगर कहता है दिष्ट धारा जनित्र का करो तो हम दिष्ट धारा जनित्र का करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वैद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि लिख दिए, तो उसका सिद्धांत हमें लिखना है। तो कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसकी हमें कार्यविधि लिखनी थी। तो AC डायनामो कर सकते हैं हम, या इसमें DC डायनामो कर सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, और ये जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर का है। अथवा में दे रखा है इसका कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का हमें नियम भी बताना था। तो इसके लिए हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, F बराबर QVV साइन थीटा। ये फॉर्मूला इसमें सिद्ध कर देंगे, या F बराबर IBL sin F बराबर QVV साइन थीटा। आगे जो पोर्शन है पार्ट नंबर 2 इसका, ये है आपका। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था प्रोपेनल विकल्प है, तो हमें बताना है कि प्रोपेनल का जो सूत्र है वो कौन सा है। तो प्रोपेनल का जो सूत्र होता है वो होता है C3H6O। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था, C3H6O। आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी धातु है, बताना कौन सी धातु है। तो यह है आपका बोरोन, यह है लिथियम, सिलिकॉन और कार्बन। तो इसका जो आंसर है वो है लिथियम। तो लिथियम क्या होती है, एक धातु होती है। आगे दे रखा है, यहाँ पर हमें भरना है कि इनमें चारों में से क्या ऑप्शन आएगा। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी इनमें से कौन सा तत्व है जो अम्ल से क्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस को बनाता है या मुक्त करता है। तो उसका जो आंसर है वो आपका जिंक। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का जो स्थान है वो कॉपर से ऊपर स्थित है, तो इसलिए उसका आंसर आएगा वो आएगा आपका जिंक। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से HCl को हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और वहां से हाइड्रोजन गैस को बना देगा। अगर हम इसकी समीकरण बनाते हैं तो समीकरण इसकी इस तरह से बन जाएगी, Zn की क्रिया अगर हम कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो क्या करेगा, ZnCl2 बन जाएगा और प्लस H बन जाएगा। हम जब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर Zn का 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ पर Cl के कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 2 से मतलब यहाँ भी क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अगर हम Zn की क्रिया H2SO4 से कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो Zn क्या करेगा SO4 से क्रिया कर लेगा और यहाँ का बन जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। उसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, जिंक। क्योंकि जिंक का जो स्थान है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए क्या है अधिक प्रभावशाली धातु है और ये क्या है कम प्रभावशाली धातु है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका जिंक। आगे दिया होता है हमारे पास बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा हमें गुणधर्म लिखने हैं। तो बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन था इसमें, pH मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। तो pH मान की हमें परिभाषा लिखनी थी। तो pH मान क्या होता है, किसी भी विलयन का क्या होता है, एक फिक्स मान होता है, यानी उसकी अम्लता और क्षारीयता ज्ञात करने के लिए उसका अपना एक वैल्यू होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, pH वैल्यू बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका pH बराबर -के log हाइड्रोजन आयन, इसका pH मान निकालने का
फॉर्मूला होता है। तो पीएच मान हम किसे कहते हैं? अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है? आधुनिक आवर्त नियम लिखना है और इस आवर्त की सारणी की हमें 2 विशेषता लिखनी है। तो मेड लीफ का आधुनिक आवर्त नियम यह है कि इस मेड लीफ की जो आवर्त श्रेणी में तत्वों को रखा गया है उनमें क्या रखा हुआ है? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ये इसका क्या है? आधुनिक आवर्त नियम है। अगला क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 7, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त होते हैं एल्काइन श्रेणी के सदस्य। तो हमें क्या करना है? इसमें अंतर लिखना था। आगे क्वेश्चन दे रखा है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताना है। तो खनिज हम किसे कहते हैं? जो हमें पृथ्वी के अंदर से या धरती के अंदर से मुक्त अवस्था में मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं खनिज। और अयस्क क्या कहते हैं? अगर हम उस खनिज पर थोड़ा व्यय कर दें यानी कि खर्च कर दें तो क्या कहलाएंगे? वो अयस्क कहलाएंगे। आगे दिया हुआ था क्वेश्चन, निम्नलिखित पर हमें टिप्पणी लिखनी है। कार्बन यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आवंत और कार्बन यौगिकों की IUPAC नाम की में पद्धति के बारे में लिखना था। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, या फिर इसमें दे रखा है एथेनोइक अम्ल के बनाने की विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों को हमें रासायनिक समीकरण सहित लिखना था। आगे से क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 था, खंड यानी खंड नंबर गया। खंड नंबर गया में कहा गया था, पहला क्वेश्चन विकल्प है इसका, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46। अगर आपसे पूछता है जोड़े में तो जोड़े हो जाएंगे आपके 23। तो 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र, ये कहा गया मानव में। तो मानव के अंदर स्त्री भी आती है और पुरुष भी आता है यानी कि नर भी आता है। आगे क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जो भाग नहीं है उसे हमें टिक करना था। तो अंडाशय, ओवरी होती है, गर्भाशय यूट्रस भी होता है मादा के अंदर, शुक्रवाहिका ये पुरुष के अंदर होती है, और डिंब वाहिनी यानी कि अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है सब? पहला विकल्प, दूसरा और ये आपका जो ये वाला ऑप्शन है वो सब क्या है? मादा जनन अंग के भाग के क्या है? अंग है। तो शुक्रवाहिका क्या है? शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि ये क्या है? नर जनन अंग की एक अंग है। इसमें क्या होता है? शुक्राणु का बहाव होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा आपका शुक्रवाहिका। अगला जो विकल्प था वो था आपका, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो शुद्ध गोल बताने हमें, तो शुद्ध गोल करेंगे आपके RR, यानी कि दोनों R बने हुए हैं वो क्या है? शुद्ध गोल को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्वेश्चन कहा गया है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है जल का संवहन। पादपों में जो जल का संवहन करता है वो करता है आपका जाइलम, और भोजन का जो संवहन करता है वो करता है फ्लोएम। आगे क्वेश्चन दिया होता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को हमें समझाना था। तो प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? तो प्रभावी लक्षण वे कहलाते हैं जो अपना प्रभाव पहली पीढ़ी में या फिर दूसरी पीढ़ी में अवश्य दिखाते हैं, और अप्रभावी होते हैं जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति होती है लेकिन वे क्या करते हैं? अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते। आगे जो क्वेश्चन था वो था आपका, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार की जो भूमिका वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लार के अंदर हमारे पास 4 मुख्य एंजाइम होते हैं, लेकिन जो मुख्य होता है वो होता है टाइलिन नामक एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम का कार्य करता है भोजन के अंदर मडका और शर्करा का क्या करता है? क्या हम कह सकते हैं मडका या चोकर का पाचन में सहायता करता है। और हमारे मुख के अंदर यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य के मुख के अंदर जो होती है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। आगे क्वेश्चन आ गया, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का हमें उल्लेख करना था, और ये भी जो क्वेश्चन है वो क्या आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, समजात तथा समरूप अंगों का हमें उदाहरण देकर बताना था। कौन से समजात अंग होते हैं और कौन से समरूप होते हैं? अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है इसके, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो आपको मैंने बताया था जाइलम के द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 11वें का है, हृदय क्या है?
संक्षेप में इसको बताना था, उसके पंप के रूप में कार्य करता है। तो हृदय का कार्य करता है, पंप के रूप में कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है? पूरे शरीर में ब्लड को भेजने का कार्य करता है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी हैं? इन्हीं दो पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो परिवार नियोजन की जो दो स्थायी विधि हैं, एक तो है वैसेक्टोमी और एक है ट्यूबेक्टोमी, यानी कि नसबंदी और नलबंदी। एक है, दोनों स्थायी विधियां हैं। इनके बारे में हमें लिखना था इस क्वेश्चन में। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख करना है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अथवा में मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का हमें वर्णन करना है। तो मानव पाचन तंत्र का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ जो पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण अंग है उनके बारे में बताते हैं। तो मानव पाचन तंत्र का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है? मुख होता है, और मुख के अंदर मैंने आपको बताया था कि मुख के अंदर 3 जोड़ी लार्गे ग्रंथियाँ होती हैं और दांत भी होते हैं, जो वो क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर आता है हमारे पास अगला भाग ग्रास नली। ग्रास नली को बोलते हैं हम फूड पाइप। फिर हमारे पास इसके बाद आता है, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। फिर आता है हमारे पास अमाशय, स्टोमच। अमाशय के अंदर क्या होता है? अमाशय को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसका पहला भाग होता है, दूसरा होता है, यहाँ होता है हमारे पास तीसरा। पहला भाग होता है फंडिक, फिर पाइलोरिक, ये होता है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसके 3 भाग होते हैं। इस वाले भाग में HCl की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होती है? इस वाले भाग में कार्टिनुमा संरचना होती है, इसे हम बोलते हैं रूसी संरचना। और पाइलोरिक जो भाग होता है, इसमें हमारे पास यहाँ से 2 एंजाइम निकलते हैं, एक निकलता है आपका रेनिन और एक निकलता है आपका पेप्सिन। आगे देखो हमारे पास अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? पूर्ण पाचक एंजाइम को छोड़ता है भोजन के अंदर। अब इनमें कौन कौन से एंजाइम छोड़ता है? ये छोड़ता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नाम के 3 एंजाइम को भोजन में छोड़ता है। इधर की साइड में हमारा लीवर होता है। तो लीवर की जो आकृति होती है वो आपकी त्रिभुज के आकार की होती है, और इसी से क्या जुड़ा होता है? ये आपका है पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है? पित्त को स्टोर करता है। तो पित्ताशय का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, लेकिन जो इकट्ठा होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है। और लीवर क्या कार्य करता है? अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ही ठीक कर लेता है। अगर मान लो कहीं किसी की चोट लग जाती है तो वो क्या करता है? लीवर अपने सेल डिवीजन के कारण, यानी कोशिका विभाजन के कारण अपने क्षतिग्रस्त जो अंग होते हैं उनको खुद से ठीक कर लेता है। तो ये आपका अमाशय हो गया, ये अग्नाशय हो जाएगा, और ये आपका लीवर हो जाएगा। इस बात आता है हमारे पास छोटी आंत। ये आप जो आपको दिखाई दे रही से बोलते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत के भी कई सारे भाग होते हैं, उनको हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर छोटी आंत में भोजन जाने के बाद कहाँ पहुंचता है? फिर पहुंचता है बड़ी आंत में। ये क्या है? बड़ी आंत है, ठीक है। तो बड़ी आंत को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और छोटी आंत को बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे दिया हमारे पास मलाशय, इसे बोलते हैं रेक्टम। इसमें क्या होता है? मलाशय इकट्ठा होता है। फिर ये क्या है? गुदा। गुदा को बोलते हैं हम एनस। ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम अपेंडिस। अपेंडिस बोलते हैं। आगे हम ये चित्र बना हुआ है पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र के अंदर हमारे पास इतने अंग होते हैं जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसको हमने संक्षेप में लिख रखा है, पाचन में प्रयुक्त अंग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मुख आता है, इसको हम ओरल बोलते हैं, माउथ बोल देते हैं। फिर क्या है? ग्रास नली आती है, फूड पाइप, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर आता है हमारे पास गुदा। तो ये क्या कार्य करते हैं? सभी अंग मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो आई होप का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।